नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे लोग इमसाल क़ुरबानी के सिलसिले में तफ़सीलात पूछ रहे हैं। इंशाअल्लाह तरतीब बनाकर 2 दिन में ऐलान आप लोगों के सामने आ जाएगा। इस साल भी करेंगे, ये तो बात है ही है, और इस साल बहुत ज़रूरी भी है उन इलाक़ों में करना। और वजह क्या है आप लोग जानते हैं कि हम किस तरह के पहाड़ी इलाक़ों में ये गोश्त पहुंचाते हैं। बल्कि मैं तो ये तो कहता हूँ कि अगर आप अपने इलाक़े में भी कर रहे हैं तो कम से कम एक हिस्सा तो यहाँ ज़रूर लें, ताकि ज़रूरतमंदों को ईद के दिन जो है वो गोश्त उनको परोसा जा सके। बहरकैफ़ ये ऐलानात चूँकि महंगाई का दौर है और किस तरह से इस वक्त महंगाई आगे बढ़ती जा रही है और मवेशियों के अंदर किस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, ये भी आप जानते हैं। इस वजह से तरतीब बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे ही वक्त मिलेगा आपके सामने ऐलानात सामने आ जाएंगे, तब आप लोग जो है अपना हिस्सा वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में कुछ ऐसे सरफिरे पागल किस्म के नेता लोग हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब वतन की बात आती है तो मुसलमान अपने वतन पर कुर्बान होने को रत्ती बराबर भी नहीं हिचकिचाता, इसलिए कि उस मौके पर वो ये चीज़ देख रहा होता है कि उसकी ईमान और धर्म ने उसको ये सिखाया है कि वो जिस मिट्टी में रहता है, जिस मुल्क में रहता है, उस मुल्क के लिए जान देना उसके लिए शहादत के बराबर है। यही वजह है कि भारत में एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है फौज में। कई शहीद हुए, कई अभी भी जो है जान दे रहे हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। और फिर इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने में, मिसाइल की नई टेक्नोलॉजी फराहम करने में एक मुसलमान ही तो था। करगिल वार हो या इसकी जितनी भी हिस्ट्री आप उठाएंगे, वहाँ पर कई मुसलमान फौजियों के नाम सामने आएंगे जो बड़ी हिम्मत और हौसले से लड़ा, अपने मुल्क की हिफाजत की दुश्मनों से। अब इससे मतलब नहीं है कि सामने जो लड़ रहा है दुश्मन वो मुल्क मुस्लिम मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, उसका यहाँ के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के लिए लड़ना ईमान का हिस्सा है। अब सामने वाला आदमी वही ईमान और यकीन रखता है तो हमें उससे क्या लेना देना है। लेकिन कुछ सरफिरे गुंडे किस्म के, लालची किस्म के, जिनको इंसानियत से कोई लेना नहीं, जिस दुश्मनी और नफ़रत को अपने जहनों में पालते हैं, उनको भी यहाँ पर जो है धर्म नज़र आता है। सूफिया कुरैशी जो इस वक्त पूरे भारत में जिनके नाम का डंका है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से जो है कामयाब करके दिखाया, उसको बीजेपी का एक एमपी दहशतगर्दों की बहन कह करके पुकारता है। बाजारी गुंडे और गिरी हुई सतहियत के ज़हनी हामिल लोगों की ज़बान का इस्तेमाल करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसकी ज़हनी दिवालियापन निकल चुका है। ये किसी भी एतबार से अब सियासत में रहने के लायक नहीं है। इस वजह से इसके खिलाफ पूरे भारत में
दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली, उनको उनके औकात बताने वाली सूफिया कुरैशी के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने, उसकी तौहीन करने की वजह से एक तो पार्टी से भी मुअत्तल करना है और उसके पास मौजूद सारे के सारे ओहदों को छीन लेना चाहिए, क्योंकि इसने सूफिया कुरैशी को तौहीन नहीं की है, इसने पूरे मुल्क की तौहीन की है। और ऐसे शख्स को न सियासत में रहने का हक़ है और ना ही किसी ख़ास ओहदे पर जिसको सरकारी ओहदा कहा जा सकता है। इस सिरफिरे नेता का नाम आप जानते हैं। महो असम्बली के मानपुर पंचायत में मुनक़िद एक प्रोग्राम में इस शख्स ने सूफिया कुरैशी के ख़िलाफ़ बदज़बानी की, दहशतगर्दों की बहन कहा। इसका बयान मौजूद है, हम आपको सुनाएंगे। बेहिसी बेशर्मी की इंतहा है, मजहबी इंतहा पसंदी का शर्मनाक मुजाहरा करने वाला बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और इसकी ज़हनी हालत सही नहीं है। ये कहते हुए लोगों ने अलग अलग तबसरों के साथ जो है इस वक्त इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, क्यों ना मुतालबा किया जाए। जिस कर्नल सूफिया कुरैशी ने पूरे मुल्क का सर फ़ख्र से ऊंचा किया, बकौल भारत के दहशतगर्दों के अड्डों पर हमला करके वापस लौट आई और पूरे ऑपरेशन सिंदूर की क़ियादत की, उसको अगर एक पागल किस्म का हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल एक लीडर अपनी कुर्सी के नशे में, अपने ओहदे के नशे में, पार्टी की जानिब से या उसकी हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल तंजीमों की जानिब से पिलाए गए नफरती नशे की वजह से दहशतगर्दों की बहन कहकर के पुकारता है, तो उस शख्स को सही सालिम इंसान कहने के बजाय पागल या जुनूनी या फिर दहशतगर्द कहना ही सही है। ये कहते हुए इसके बयान पर सोशल मीडिया में तबसरे जारी है। विजय शाह जो मध्य प्रदेश हुकूमत में एक वजीर है, इसके बयान पर इस वक्त जो है पूरी तरह से मजम्मत हो रही है। अपोजिशन भी पूरी तरह से इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रही है, बल्कि सोशल मीडिया में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद पार्टी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है बीजेपी पूरी तरह से बदनाम होती नज़र आ रही है पूरे भारत में। और जो अपना कॉलर ऊंचा करके फौजियों की कामयाबी को, फौजियों के जिद्दोजहद को अपना नाम कह करके इस वक्त जो है आने वाले इलेक्शन में बिहार में इस्तेमाल करना चाहती है, वो इस वक्त बदनाम हो रही है। और विजय शाह इस जो है लीडर के बयान की वजह से उन्होंने खुद अपने पार्टी पर, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुतनाज़ बयान पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा तक कर दिया कि वह ऐसे वज़ीर को फ़ौरन बर्खास्त कर दें। जी हाँ, वाकई इस तरह के लीडरान जो है वो अपने ओहदे पर बरकरार रहने के काबिल नहीं है, बल्कि जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक़, इस पार्टी के जो है रुकनीत से भी इनको निकाल बाहर कर देना चाहिए। ऐसे इस वक्त मुतालबे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी इस तरफ ध्यान देगी? क्या वो अपनी पार्टी की साख्त बरकरार रखने के लिए इस पागल लीडर को निकाल बाहर करेगी? ये वक्त ही बताएगा। या फिर खामोश रह करके ये साबित करेगी कि पूरी पार्टी के लीडरान की ज़हनियत ही ऐसी है, पूरी पार्टी की सोच ही ऐसी है। ये जो है इस वक्त बताएगा। कहते हुए लोगों ने अलग अलग तरह के तबसरे शुरू किए हैं। नाज़रीन गिरामी, बीएसएफ जवान पूनम कुमार को 20 दिन बाद वतन वापस लाया गया है। पाकिस्तान ने अटॉरी बॉर्डर पर इस वक्त हिंदुस्तानी फ़ौज के हवाले इस नौजवान को किया है। बीएसएफ के कांस्टेबल पूनम कुमार शाह को 20 दिन बाद अटारी वाघा सरहद पर इस वक्त वापस कर दिया गया। 10:30 बजे सुबह वतन वापस पहुँचे हैं, जहाँ सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरी तौर पर उनसे पूछताछ शुरू कर दी थी। जंग के आगाज़ से पहले ये पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले हो गए थे। पाकिस्तानी फ़ौज ने इनको गिरफ़्तार कर लिया था।
अहल्या राजनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि जब हिंदुस्तानी फौज ने 3 मई को एक पाकिस्तानी रेंजर को राजस्थान में पकड़ा तो उन्हें उम्मीद बंधी थी कि उनके शौहर की रिहाई भी मुमकिन होगी। साथ ही उन्होंने डीजीएम और वो सतह की बातचीत में इस मसले को उठाए जाने की उम्मीद भी जाहिर की थी। लेकिन अब जंग बंदिश हो चुकी है पाकिस्तान में, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अब अगर पाकिस्तान इस नौजवान को मज़ीद रखता है तो मज़ीद सूरत हाल बिगड़ सकती है। देहरादून वक्फ अराजी मामले में दरगाह पर हुई बुलडोज़र कार्रवाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस भेज दिया है। वक्फ तरमीमी कानून से मुतालिक मामले में मंगल 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने उत्तराखंड हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। जस्टिस BR गोई और AG मसीह की बेंच ने इस मामले पर समाअत की। अर्जी में 17 अप्रैल को SG तुषार मेहता की जानिब से दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया। अर्जी में कहा गया कि सॉलिसिटर जनरल की यकीन दहानी के बावजूद रजिस्टर वक्फ जायदाद को मुनहदिम कर दिया गया है। दरअसल वक्फ मामले में मरकज़ी हुकूमत की यकीन दहानी की मुबैना खिलाफ वर्जी पर उत्तराखंड के महफूज अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की अर्जी दाखिल की थी। अर्जी गुजार का दावा है कि रियासती इंतज़ामिया ने बगैर किसी नोटिस की दरगाह को मुनहदिम कर दिया। मरकज़ी हुकूमत ने अदालत में वक्फ तरमीमी कानून को नाफिज न करने का यकीन दिलाया था। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का मामला दरगाह हज़रत कमाल शाह को 25 अप्रैल की देर रात बगैर किसी नोटिस के मुनहदिम करने के सिलसिले में दी है। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि जो है इस वक्त वक्फ मामले को लेकर के हमें खामोश भी नहीं रहना है। मुमकिन है कि अभी कुछ जाहिर सी बात है कि इस वक्त भारत हालत जंग में था, तो ऐसी सूरत हाल में वक्फ के तमाम जो एहतिजाजात वगैरह थे उसको रोक दिया गया था या फिर तारीख़ वगैरह आगे मुलतवी कर दी गई थी। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलानात हैं, अब उन्हीं के जो हिदायत पर आगे भी इस सिलसिले में बढ़ना चाहिए। बसूरत दीगर अंदरूनी सतह पर जो है बहुत कुछ हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है उसकी मिसाल यहाँ पर देख लीजिएगा। जी सलाम की रिपोर्ट है, इसमें आपको पता चलेगा कि सिर्फ यूपी में 350 मदारिस पर बुलडोज़र चले हैं गैर कानूनी बताते हुए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक तरफ भारत जो है वो जंग की हालत में था, दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बातें हो रही थी। कर्नल सूफिया कुरैशी उन पर आग की तरह बरस रही थी। दूसरी जानिब अंदरूनी सतह पर सिर्फ यूपी में बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 दिन में 350 मस्जिदें, जिसमें मदरसे भी हैं, ईदगाह भी हैं और जो है दरगाहें भी हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, दूसरी जानिब मदारिस पर बुलडोज़र चल रहे थे। ये यूपी का माहौल है। जी न्यूज़ का जो एक जी सलाम चैनल है उसने इसकी सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है। इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद कई सारे इलाकों में 350 मदरसे को इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने पूरा एडवांटेज लेते हुए पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान में जो जंग चल रही थी इस दरमियान में बुलडोज कर दिया है। अब ये मकामी लोग ही बता सकते हैं कि वो मदारिस क्या वाकई गैर कानूनी थे या फिर ये बहाने बना कर के इस पर बुलडोज चलाए गए, मौके का पूरा फ़ायदा उठाया गया। किस तरह से जो है इस वक्त मुसलमान अंदरूनी सतह पर पूरी तरह से उनके मदारिस को, मसाजिद को, क़ब्रिस्तानों को निशाने पर लिया जा रहा है, इस खबर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही वजह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदो पाक जंग के इस मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाए गए या फिर जो है बिहार के लिए जिस तरह से लोग इस वक्त तबसरे भी कर रहे हैं कि पुलवामा का हमला और पहलगाम का हमला एक ही तरह का लगता है, इससे जो है भारत में बिहार के इलेक्शन में इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाज़ लोगों ने तो इस हमले को पूरी तरह से ड्रामा बताते हुए और बिहार में पीएम मोदी के उस बयान को लेकर के देखिए किस तरह के तबसरे जो पहलगाम और पुलवामा के हमले के मौके पर उस मौके पर इस्तेमाल किया गया था उसको दोबारा शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानिब से, और भी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो यानी कि यूँ समझिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कनेक्शन होता है जो अलग अलग एतबार से लोग जो है उसको सोशल मीडिया में शेयर करते हुए साबित करने की कोशिशें होती हैं कि
दरअसल ये सारा कुछ जो होता है वो सियासी तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए कहीं हमले करवाए जाते हैं या किए जाते हैं, तो उसका मौके से पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। क्योंकि पुलवामा हमले के बारे में भी ये खबर थी कि अंदरूनी सतह पर इंटेलिजेंस ने बताया था कि पुलवामा में हमला होने वाला है, उसके सिलसिले में कोई पेशगी तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात नहीं किए गए थे। तो अब पहलगाम हमले के सिलसिले में भी ये खबर सामने आई थी कि इस हमले के बारे में इंटेलिजेंस ने बताया था, लेकिन यहाँ पर भी किसी भी तरह के तहफ़्फ़ुज़ी इंतज़ामात नहीं हुए और टूरिस्ट 2000 के करीब थे, उनको किसी भी तरह की जो है फोर्स या फौजियों को नहीं लगाया गया। तो ये सारे जब ऑब्जेक्शन होते हैं, कोई दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, ये सारे के सारे तबसरे सोशल मीडिया में चलते हैं, बोले जाते हैं, उस पर तबसरे होते हैं, तब जाकर के जो है मेन स्ट्रीम मीडिया शायद आपको नहीं बताता होगा, लेकिन हकीकत है कि सोशल मीडिया में एक एक चीज़ पर बारीक बीनी से अवाम भी देख रहे हैं, या फिर इंसाफ पसंद शहरी होने के नाते जो लोग अलर्ट रहते हैं वो इस बारे में लिखते हैं। कश्मीर के साबिक गवर्नर ने भी जो है पहलगाम हमले को उसी तरह का हमला करार दिया जिस तरह पुलवामा का, और उससे जो फ़ायदा उठाने की बात कही गई वो भी सामने लाई गई। अपोजिशन इस बात को लेकर के अलग अलग तरह के सवालात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक तीर से कई निशाने बनाए जाते हैं। वफ़ तरमीमी बिल के बहस को पूरा ख़त्म कर देना हो, या फिर आने वाले इलेक्शन में उसका फ़ायदा उठाना हो, या ज़मीनी सतह पर इस वक्त जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से जो है इस वक्त रास्तों पर बेरोज़गार नौजवान सामने आ रहे हैं, पेपर लीक्स की वजह से जो हालात बनते चले जा रहे हैं। बेरोज़गारी का आलम यह है कि 10वीं में से हर तीसरा आदमी इस वक्त जो है बेरोज़गार है, जिसके पास डबल ट्रिपल डिग्रियां लेकर के घूम रहा है लेकिन जॉब नहीं है। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि जो है इस तरह के मुद्दों को पैदा किया जाता है ताकि, और मीडिया को बताया जाता है कि आपको सिर्फ इसी मौजू पर गुफ्तगू करना है, अंदरूनी सतह की जंग के बारे में आपको नहीं बताना है जो गरीब इस वक्त हुकूमत से लड़ रहा है, ज़मीनी सतह पर लड़ रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, उधर खबर ये आ रही है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। हिंदुस्तान ने तो जवाब दिया कि हमारा अटूट हिस्सा है, हकीकत बदल नहीं सकती, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को आंख दिखाया जाता है वैसे ही चीन को भी जो है ऑपरेशन सिंदूर के अलावा कोई और नाम रख कर के हमले करके चीन को सबक सिखाना चाहिए कहते हुए भी लोग जब इस तरह के तबसरे, इस तरह की खबरें आती हैं तो जो है मोदी हुकूमत के सिलसिले में तबसरे करने की कोशिशें करते हैं। चीन ने एक बार फिर सीनाजोरी करने की कोशिश की है। इसने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करते हुए अरुणाचल प्रदेश के कई मकामात के नाम तब्दील कर दिए। हिंदुस्तान ने इस मामले पर एतराज़ जाहिर करते हुए चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। मुंहतोड़ जवाब क्या दिया? बस उसने तो ये कहा कि जो है चीन की कोशिशों की अक्सर मुस्तरद करते हुए कि इस तरह की बेमतलब की कोशिशों से हकीकत नहीं बदल जाएगी। बस यही जवाब है जो हिंदुस्तान की जानिब से चीन को जाता है। लेकिन यही मामला पाकिस्तान का होता है तो किस तरह से जो है होती है, ये देखने के बाद जो है लोग तबसरे करते हैं कि चीन के सामने तो कुछ नहीं कहता, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में तो बहुत कुछ बोला जाता है। बहरकैफ सारे के सारे ममालिक जो पड़ोस में अलग अलग एतबार से हों, अगर दरअंदाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सबको जो एक ही तरह का जवाब देना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, झारखंड से एक और अफसोसनाक खबर आ रही है। बोकारो नामे इलाके में एक और शख्स की जो है मॉब लिंचिंग हुई है जिसका नाम अब्दुल कलाम बताया गया है, और इस मरतबा इस पर इल्ज़ाम लगा है कि ये जो है छेड़खानी कर रहा था, टीजिंग कर रहा था एक लड़की के साथ। फिर इसके बाद जो है उसको बांधा गया दरख्त से और बुरी तरह से मारा गया। बताया जा रहा है कि उसकी जान चली गई है इस हमले में। ज़ख्मी हालत में उसको यहाँ के मकामी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। फिर उसके बाद उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि उसकी मौत वहीं पर वाक़ हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ 2 मुलजिमों के सिलसिले में बताया जा रहा है कि इसने हमला किया, उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है, और मज़ीद जो उनके साथ मौजूद थे उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश हो रही हैं। नारायणपुर नामी इलाके में मामला पेश आया है जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आता है झारखंड के। 11 बजे के करीब जो है इस भीड़ ने दहशतगर्दों के अब्दुल कलाम को एक लड़की के साथ ईव टीजिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए उस पर हमला कर दिया। अब किया था नहीं किया था क्या जानते। ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमान का नाम आता है तो जबरन इस तरह के
जो है इल्ज़ामात लगा करके उन पर हमला करने की कोशिशें होती हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये भारत की अंदरूनी सतह की सूरत हाल है जो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुसलमानों पर बिलखुसूस जो है जुल्म की इंतहा होती नज़र आ रही है, जब अलग अलग तरह की इस तरह की ख़बरें सामने आती हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत का समाज और उसकी गिरावट समाजी एतबार से, सकाफ़ती एतबार से इस इंतहा को पहुँच गई है कि अब बाकायदा लड़की शादी करते हैं तो उनकी तस्वीरें शेयर की जाती हैं और मीडिया तारीफ़ करते हुए उनकी वीडियोस भी शेयर करता है। इस समाज में जानवरों को भी पता है कि उनको फितरी तौर पर किस तरह ज़िंदगी गुजारना है, लेकिन एक इंसान होते हुए इंसानों को पता नहीं है कि गैर फितरी चीज़ क्या है और फितरी चीज़ क्या है, जिसका नतीजा ये है कि आज समाज और में गंदगी फैल रही है। इस गंदगी फैलने का नतीजा ये है कि दुनिया परेशान है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो ख़बर आप देख रहे हैं वो जो है 2 लड़कियों की शादी की है, जिसकी बिदायून से आने वाली ये ख़बर इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा तबसरों की जो है ज़द में है। लेकिन गैर फितरी इन चीज़ों को जो है मीडिया बड़े पैमाने पर बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। लड़कियों की, ख़वातीन की आज़ादी के नाम पर इस वक्त समाज में जिस तरह की गंदगी को फैलाने की कोशिश हो रही है, इसको रोकने के बजाय समाज, माशरा और कानून एतबार से इनको जो है सही साबित करने की कोशिशें हो रही हैं, जिससे महसूस होता है कि भारत अपनी सकाफ़त को, अपनी तहज़ीब को भूल चुका है और वो गंदगी की जानिब बढ़ता चला जा रहा है आज़ादी के नाम के पर्दे में। उधर नाज़रीन गिरामी, एक तरफ फ़िलिस्तीन की जो सूरत हाल है, अगर मैं सिर्फ़ हेडिंग आपके सामने सुनाऊं तो खान यूनुस में वहशियाना इसराइली बमबारी के नतीजे में 24 शहरी शहीद हो गए, दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं और शुहदा में बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्गों समेत कई अफराद शामिल हैं। बमबारी के दौरान रेस्क्यू एहलकारों को भी निशाना बनाया गया, जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ मुअत्तल हुई। उधर एक और इलाके में, जबालिया में, जालिम सेहूनी दरिंदों ने फ़ौज के निहत्ते फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम किया। 50 निहत्ते शहरी शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दरमियान की ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक तरफ खूनी कत्लेआम है, 50 फ़िलिस्तीनी शहीद हैं, दर्जनों ज़ख्मी हैं, हज़ारों लाखों लापता हैं। मुख्तलिफ़ रिहायशी इलाक़ों पर सेहूनी दरिंदों की अंधाधुंध बमबारी लगातार जारी है। मुहाजिर कैंपों पर इसराइली तैयारे बेरहमाना बमबारी करके न सिर्फ घर उजाड़ रहे हैं, बल्कि पूरे इलाके को मातम कदा बनाया हुआ है। फालूजा, अबू हुसैन स्कूल के अक़ब और खल्ला के इलाक़ों में रिहायशी गिरोह को निशाना बनाया गया। मकबल, कतनानी, सवरलम, नज्जार, खल्ला ख़ानदानों की रिहाइश गाहें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। हज़ारों लाखों लोग भूख के उस इंतहा पर है कि 2 दिन में एक रोटी मैसर हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुद इस बात को कबूल कर रहा है कि अगर इसी तरह क़हत साली का और भूख का आलम रहा तो यहाँ ज़ख्मियों को तो बचा नहीं पा रहे हैं, जो सही सालिम हैं उनको भूख से बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरफ दरिंदों की ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ मुनाफिकीन दरिंदों की ये सूरत हाल है कि जो जिसके हथियार से गाज़ा पट्टी में मासूम फ़िलिस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको अपने मुल्क में बुला कर के उससे मुलाकात किया जा रहा है। सऊदी अरब पहुँचा हुआ है सदर ट्रंप, मुस्कुराते हुए मिल रहा है सऊदी का शहज़ादा और फिर शाम का भी शहज़ादा या वहाँ का बादशाह। गाज़ा पट्टी में जब जंग पीक पर थी, मासूम गज़ा के पट्टी को शहीद किया जा रहा था, तो उस वक्त अचानक शाम का तख्ता पलटकर वहाँ पर बिठाए जाने वाले एक शख्स को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है तबसरे किए गए कि अंदरूनी सतह पर कोई बहुत बड़ा जो है वो सौदा हुआ है। कहीं ये सौदा इसलिए तो नहीं हुआ कि आप हमें शाम दे दो और हमारे यहाँ मौजूद तमाम हथियारों को तबाह बर्बाद कर दो ताकि हम इसराइल को किसी भी तरह का जवाब ना दे सकें। अगर इस बात पर सौदा हुआ है तो फिर पहले का शाम ही बेहतर था, जिसमें सुन्नी मुसलमान मर तो रहे थे
लेकिन शहीद हो रहे थे। लेकिन ये जो मासूम अपने बच्चों की मौत पर अगर सौदा करके शाम को हासिल किया है, तो वाकई में ये जो है मुनाफिकत की वो इंतहा है कि अपनी ज़िंदगी को सुनहरा बनाने के लिए दूसरे बच्चों की, दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को जो है वो ख़तरे में डालते हैं। इसलिए कि ये तस्वीरें यही बयां करती हैं। इस वक्त आलम इस्लाम का कहें, आलम इस्लाम तो इन लोगों को कहा नहीं जा सकता, और मुसलमान भी आप लोग किस एतबार से कह सकते हैं कि गाज़ा पट्टी के मलबे के ऊपर ये लोग सियासत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रंप यहाँ जाकर के चिल्लाता है, ईरान के ख़िलाफ़ बोलता है, यमन में हूसियों के साथ जंगबंदी की गुफ्तगू करता है, गाज़ा पट्टी में होने वाले जुल्म सितम की एक लफ्ज़ भी बयान नहीं करता। यहाँ तक कि सऊदी अरब से कहता है कि आप जो है जालिम दहशतगर्द सहूनी इसराइली इलाके को कबूल कर लो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दरिंदा दूसरे दरिंदों के पास पहुँचता है और कहता है कि गाज़ा पट्टी के मासूम फ़िलिस्तीनी भाइयों को भूल जाओ, उस मलबे के ढेर को भूल जाओ, उन बच्चों के उन चेथड़ों को जो आसमान तक बुलंद हुए और ज़मीन पर आ गिरे उनको भूल जाओ, जो भूख से लाखों की तादाद में तड़प रहे हैं उनको भूल जाओ, उन बेवाओं की गोदों को भूल जाओ जिनको उजाड़ दिए गए, जिनके शोहरों को छीन लिया गया, उन बच्चों को जिनको यतीम बनाया गया उनको छोड़ दो। हॉस्पिटलों में बरसाने वाले बम्बों के बाद ज़ख्मियों की जो चेथड़े अभी भी वहाँ के मलबे में दबे हुए हैं उनको भूल जाओ और आप इसराइल को कबूल कर लो। और इसी में आपकी बेहतरी है। अगर इस तरह के शख्स को, दरिंदे को आप अगर सुर्ख कालीन बिछा करके उसका इस्तकबाल करते हैं, तो मतलब ये है कि जो है आप पूरी इंसानियत को भूल चुके हैं और आप अपने मतलब के लिए अपनी पूरी कौम का सौदा कर रहे हैं। बाकी मुझे इनकी मुलाकात पर किसी भी तरह का तबसरा नहीं करना है। जिनको मासूम फ़िलिस्तीनी और गाज़ा पट्टी के मासूम फ़िलिस्तीनों की भूख का एहसास नहीं, वो क्या दुनिया पर राज करेंगे, और वो कैसे हुक्मरान जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस वक्त अपनी हुक्मरानी के नशे में हैं, और जिस दिन ये नशा ख़त्म हो जाएगा बात समझ में आएगी कि हकीकत में हुक्मरानी कौन कर रहा था। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।